गुलजीत और सुरभि दोनों एक दूसरे के आमने सामने थी। वहीं दक्ष गुलजीत को लेकर चिंतित दिख रहा था। इधर सुरभि के चारों तरफ काली रोशनी चक्कर लगा रही थी। उसके सर के ऊपर दर्जन फीट लंबा एक काले रंग का गोला दिखाई दे रहा था। ये किसी भी भौतिक वस्तु या ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। सूर्य का प्रकाश भी इससे बच नहीं सका। उसने एक ही पल में गुलजीत की तलवार से निकलने वाली मारक आभा को अवशोषित कर लिया। सुरभि ने अंधेरे की शक्ति को और तेज कर दिया और वो उस काले गोले के अंदर गुलजीत को भी अवशोषित करना चाहती थी। गुलजीत ने ऐसा महसूस किया जैसे कोई उसे खींच रहा है। उसने फौरन अपनी तलवार की नोक को जमीन से गढ़ा दिया ताकि वो उस आकर्षण के खिलाफ खुद को स्थिर रख सके। सुरभि ने एक बार फिर अंधेरे की शक्ति को बढ़ा दिया। गुलजीत ने महसूस किया कि वो अंधेरे के आकर्षण के खिलाफ अधिक देर तक रुक नहीं सकती, इसलिए उसने उस अंधेरे की शक्ति को नष्ट करने के लिए तलवार चला दी। ये देखकर सुरभि जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, मेरे अंधेरे की शक्ति को तोड़ना आसान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो चुकी हो। सुरभि और गुलजीत के बीच मुकाबला जारी था। अब तक सुरभि गुलजीत से बेहतर स्थिति में थी। उसने गुलजीत के सर को निशाना बनाते हुए हमला किया। गुलजीत किसी तरह उस हमले से बचने में सफल हो सकी। हालांकि सुरभि एक भी मौका चूक नहीं रही। गुलजीत ने जब भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर सुरभि पर हमले का प्रयास किया, सुरभि उसके हर हमले को सहजता से विफल करती जा रही। क्या तुम्हारे पास इतनी ही क्षमता है? एक वारिस के रूप में तुमने सचमुच झुंझुनू के संसाधनों को बर्बाद कर दिया है। सुरभि गुलजीत का बार बार उपहास कर रही थी, जबकि यह सुनकर दक्ष को डर था कि शायद ऐसा सुनकर गुलजीत अपने आप पर नियंत्रण ना खो दे। लेकिन गुलजीत ने परिपक्वता का परिचय दिया। वो सहजता से उसकी बात सुनती रही और अपनी क्षमता के मुताबिक हमले करती रही। सुरभि ने अपने ऊपर घूम रही काली गेंद को गुलजीत की ओर उछाल दिया। इस बार गुलजीत ने 2 तलवारों की तकनीक का उपयोग किया ताकि इस हमले को विफल किया जा सके। गुलजीत की तलवार से टकराकर अंधेरे की शक्ति बिखर गई और जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि दक्ष को अपने कान और आंख दोनों बंद करने पड़े। दक्ष ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि गुलजीत की तलवार ने वास्तव में काली गेंद को चकनाचूर कर दिया था। चिनाई ने वास्तव में उसे 2 तलवारों के इस्तेमाल की तकनीक दी थी। दक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। 2 तलवार की तकनीक सम्राट कालकेय के जीवन भर की उपलब्धियों में से एक थी। यहां तक तलवारबाजी के शीर्ष योद्धाओं में से एक सुखबीर ने भी कहा था कि सम्राट कालकेय की 2 तलवारों की क्षमता के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि 2 तलवारों की तकनीक यदि चरम पर पहुंच जाती है तो वो दुनिया के ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं की हर तकनीक नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। बेशक अमर पिशाच समुदाय का सम्राट कालकेय भी पूरी तरह से तलवारबाजी तकनीक को विकसित नहीं कर सका था। फिलहाल गुलजीत की 2 तलवारों की तकनीक काफी उच्च स्तरीय थी, जिसमें दक्ष को एक उम्मीद दिख रही थी। गुलजीत के पलटवार ने सुरभि को हैरान कर दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गुलजीत की तलवारबाजी तकनीक इतनी उन्नत हो सकती है। अपनी सुरक्षा को आश्वस्त करने के लिए सुरभि फौरन गुलजीत से दूर हो गई। गुलजीत ने अपने हाथ में तलवार ले रखी थी और हावी होने के इस अवसर को अपने हाथ से जाने देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अचानक गुलजीत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जैसे ही ये किया, उसके पैरों के नीचे प्रकाश की विशालकाय छाया प्रकट हो गई। वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगी। युद्ध में ऊंचाई लाभकारी होती है। इसी का अनुसरण करते हुए गुलजीत ने सुरभि पर हमला कर दिया। इस हमले ने भी सुरभि को कुछ हद तक चौंका दिया। दक्ष ने कहा, गुलजीत प्राचीन युद्ध तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। वो वाकई एक शक्तिशाली शख्सियत बन चुकी है। दक्ष के लिए राहत भरी खबर थी। गुलजीत का मजबूत होना दक्ष के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि उसका खुद का मजबूत होना। हालांकि इसमें तनिक भी हैरानी वाली बात नहीं थी कि वो एक प्राचीन युद्ध तकनीक का उपयोग कर रही है। प्रचलित कहानियों के मुताबिक महारानी चिनाई के प्रत्येक शिष्य को ऐसी तकनीक में महारत हासिल थी। सुरभि को अब थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही थी। उसने खुद को स्थिर कर लिया और हवा में छलांग लगा दी। अपने अंदर अंधेरे की शक्ति को उसने पूरी तरह से मुक्त कर दिया। दुष्ट आत्माओं, मेरे आवाहन को सुनो। मीरगंज के द्वार को खोलो, सुरभि ने ऊंची आवाज में कहा और अगले ही पल सुरभि ने अपनी छोटी उंगली को तलवार से दबाया
और उससे खून निकलने लगा। उस खून को सुरभि ने हवा में छिड़क दिया। कुछ ही सेकंड में एक द्वार का निर्माण हुआ और उससे दुष्ट आत्माएं बाहर निकलने लगी। ये सुरभि की अंधेरे की ताकत की वजह से ही संभव हो सका था। अंधेरे की शक्ति का इस्तेमाल कर वो कहीं भी और कभी भी दुष्ट आत्मा योद्धाओं को बुला सकती थी। सुंदरवन में दुष्ट आत्मा समूह प्रवेश कर गई थी। उसमें प्रत्येक की ताकत आदिम जाति के शीर्ष योद्धा के बराबर थी। हालांकि इस घटना ने गुलजीत पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। वो अब भी सहज ही दिख रही थी। उसने खुद को स्थिर रखा। गुलजीत के लिए ये किसी उपलब्धि से कम नहीं था कि उसने सुरभि को दुष्ट आत्माओं की सेना को बुलाने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि ऐसा करने के लिए सुरभि को अत्यधिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से उसके चेहरे का रंग पीला हो गया। उसने ढेरों मात्रा में अपनी ऊर्जा खो दी थी। ऐसा पहली बार था जब सुरभि को एहसास हुआ कि उसके सामने मौजूद गुलजीत एक शक्तिशाली योद्धा है। जमीन पर दुष्ट आत्माओं की सेना थी। उनमें कुछ अर्ध ब्रह्मांड मंडल के योद्धा थे और वो जानवरों की लाश पर सवार थे। लाश योद्धाओं की क्षमता को देखकर दक्ष ने महसूस किया कि सुरभि की इतनी क्षमता है कि वो आसानी से किसी भी कम शक्तिशाली समुदाय को इन लाश योद्धाओं की मदद से हरा सकती है। शायद यही वजह थी कि सुरभि ने लाश योद्धा का इस्तेमाल किया था। गुलजीत को गौर से देखते हुए सुरभि ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने आत्मसमर्पण करने में काफी देर कर दी है? गुलजीत ने अपनी तलवार हवा में लहराई और एक बार फिर उसकी तलवार से आध्यात्मिक आभा निकली और चारों तरफ फैल गई। उसने दुष्ट आत्माओं और लाश योद्धाओं की आभा को चकनाचूर कर दिया। सुरभि ने देखा कि दुष्ट आत्माओं और लाश योद्धाओं पर गुलजीत हावी हो रही है। उसने फौरन उन लाश योद्धाओं को आदेश दिया, इसे मार डालो। गुलजीत पर अगले ही पल एक साथ हजारों हमले हुए। दक्ष ने सुरभि को गौर से देखा और महसूस किया, क्योंकि सुरभि ने पहली बार दुष्ट आत्माओं और लाश योद्धाओं को बुलाया है, इसलिए शायद उसे नहीं पता है कि उन योद्धाओं की ताकत का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। यदि सुरभि ने दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को एक साथ जोड़कर गुलजीत पर एक हमला किया होता तो गुलजीत उस हमले को सहन नहीं कर पाती। क्योंकि हमला अलग अलग था, इसीलिए उनका अधिक प्रभावी हमला नहीं रहा। हालांकि गुलजीत के लिए इस समय अच्छी खबर यह थी कि सुरभि की ऊर्जा खत्म होने वाली थी। यदि वो दुष्ट आत्माओं और लाश योद्धाओं को हराने में कामयाब हो जाती तो वो जीत के करीब पहुंच सकती थी। इस समय गुलजीत पूरी तरह से ऊर्जा से संपन्न दिख रही थी। उसका हर आध्यात्मिक हमला लाश योद्धाओं के एक हिस्से को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। अपनी युद्ध क्षमता के साथ वो निश्चित रूप से बिच्छू सेनापति से अधिक शक्तिशाली थी। वो अकेले ही दो बिच्छू सेनापतियों से मुकाबला करने की क्षमता रखती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि झुंझुनू के 9 वारिसों में शामिल होने से गुलजीत को काफी लाभ मिला था और उसकी क्षमता में अपेक्षा से कई गुना अधिक सुधार भी हुआ था। यदि दक्ष ने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये दोनों महिलाएं इतनी ताकतवर हैं। दक्ष ये सोचने लगा कि यदि ये दोनों मेरे साथ रहें तो युद्ध के परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन दक्ष उन दोनों की लड़ाई को चाहकर भी रोक नहीं सकता था। गुलजीत सुरभि के करीब आने लगी। सुरभि ने एक बार फिर दबाव महसूस किया। उसने अंधेरे की शक्तियों का इस्तेमाल किया। एक बार फिर अंधेरे की शक्ति को नष्ट करने के लिए गुलजीत ने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और सुरभि के हमले को नष्ट कर दिया। इस बार गुलजीत ने तलवारबाजी की रहस्यमयी भौतिक तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसे दक्ष ने भी पहली बार देखा था। दक्ष काफी गंभीर था, क्योंकि अब तक की लड़ाई में भले ही पहले सुरभि और अब गुलजीत ने अपना प्रभावी युद्ध तकनीक का प्रदर्शन किया हो, लेकिन अब भी जीत किसकी होगी यह स्पष्ट नहीं था। क्योंकि गुलजीत के पास उच्च स्तरीय क्षमता और युद्ध तकनीक की संपन्नता थी, लेकिन सुरभि के पास इन दोनों के साथ साथ अंधेरे की शक्ति थी। वो अलग बात थी कि युद्ध अनुभव के मामले में गुलजीत सुरभि से आगे और परिपक्व थी। यदि सुरभि ने थोड़ी सी बुद्धिमत्ता दिखाई होती तो गुलजीत को हराना अधिक मुश्किल नहीं होता। वहीं गुलजीत यदि सुरभि की दुष्ट आत्माओं और लाश योद्धाओं को पूरी तरह से नष्ट करने में सफलता पा लेती तो वो सुरभि को आसानी से हरा सकती थी। दर्जनों हमलों के बाद एक बार फिर मुकाबला बराबरी पर आ चुका था। सुरभि अधीर हो रही थी। अगले ही पल सुरभि ने महसूस किया कि उसकी गर्दन में कुछ चुभ रहा है। वो सतर्क हो गई और स्थिर भी। उसे एहसास था कि जरा सी भी हरकत उसकी जान ले सकती है। तुम हार चुकी हो। ये गुलजीत थी।
उसने अपनी तलवार को सुरभि की गर्दन पर रख दिया था। तलवार की नोक गर्दन में चुभ गई थी, जिसकी वजह से उसकी त्वचा जख्मी हो गई थी और उससे खून निकल रहा था, जिससे सुरभि के कपड़े लाल हो गए। हालांकि सुरभि इस समय आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके लिए ये मरण योग्य है। वो दुनिया में किसी से भी हार जाती तो उसे इतना दुख नहीं होता जितना कि गुलजीत से मिली हार से उसे महसूस हुआ था। गुलजीत से हारने का मतलब था कि उसने सब कुछ खो दिया। सुरभि ने गुलजीत को देखा और हंसने लगी। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे हाथों में पड़ गई, तो तुम निस्संदेह मुझे मारना चाहो। तो मुझे जीवित छोड़ो, इसका कोई कारण ही नहीं। गुलजीत ने दक्ष की राय जाननी चाहिए तो दक्ष ने कहा, उसे छोड़ दो। अपनी बातें खत्म कर दक्ष वहां से चला गया। गुलजीत ने भी अपनी तलवार म्यान में रख ली और दक्ष के पीछे चल पड़ी। अब वहां केवल सुरभि रह गई थी। उसकी सुंदर और उत्साही आंखें फीकी पड़ गई थी। सुरभि को समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष गुलजीत को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे क्यों नहीं। दक्ष और गुलजीत इस समय रेगिस्तान में चल रहे थे, इसीलिए उनके पैरों की छाप बालू पर निकल रही थी। रास्ते में गुलजीत ने कहा, एक बात कहूं, आपको सुरभि के प्रस्ताव से सहमत होना चाहिए था। उसकी क्षमता काफी उच्च स्तरीय है, उसे पाकर आप बहुत कुछ पालेंगे। आपको न केवल सुंदर साथी मिलेगी, बल्कि पवित्र समुदाय का एक ऐसा सदस्य मिलेगा जिसकी क्षमता असीम है। दक्ष ने गुलजीत की आंखों में देखा। वो जानना चाह रहा था कि क्या वो सच बोल रही है या केवल दक्ष के मनोभाव का परीक्षण करना चाह रही है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? गुलजीत ने पूछा। क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता? वैसे तुम काफी बदली बदली सी नजर आ रही, दक्ष ने कहा। गुलजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे? पहले तो मुझे तुम कहकर बात करती थी, अब तुम मुझसे आप कहकर बात करने लगी हो। इसके अलावा सुरभि की बातें मुझे कुछ अजीब लग रहा है। दक्ष ने हल्के लहजे में अपनी बात कही। गुलजीत ने कहा, सम्राट सोमगुप्त जैसे वीर राजा के पुत्र राजकुमार दक्ष को इतना सम्मान तो देना ही पड़ेगा। गुलजीत का यह लहजा काफी अलग था। दक्ष को ऐसा महसूस हुआ कि आज तक उसकी मुलाकात जिस गुलजीत से हुई थी वो गुलजीत उसके सामने नहीं है। गुलजीत ने कहा, दक्ष, मैं फिर से कह रही हूं कि सुरभि की क्षमता सच में उच्च स्तरीय है। आपको उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। दक्ष ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि सुरभि की क्षमता उच्च स्तरीय है, लेकिन कुछ लोग केवल दोस्त ही रहें तो बेहतर। हर किसी के साथ शादी नहीं की जा सकती ना। वैसे भी मैं किसको पसंद करूं किसको ना करूं, ये मेरी भावनाओं की प्राकृतिक प्रक्रिया है। मेरी भावना जिससे जुड़ेगी वही मेरी पत्नी बन सकती है। खैर, जो सौदेबाजी करे उसे अपना साथी कैसे बनाया जा सकता है गुलजीत?